पहले अपना परिचय दे दो। मैं सतीश बंसल, प्रेसिडेंट पीड़ित माता पिता भलाई मंच। तो ये आज जो हमारा जो मेन मकसद पीड़ित माता पिता भलाई मंच बनाने का है। आजकल जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के कोई फॉरेन जा रहा है, कोई यहीं पे रह रहा है, कोई अच्छी जॉब में मिल गई, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, माँ बाप के बाद वापस नहीं आता। वो माँ बाप के लिए हम चाहते हैं सरकार कोई कानून बनाए ताकि माँ बाप भी अपनी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है वो आराम से चैन से जी सके, ताकि उनके मन को तसल्ली हो कि मेरा बच्चा मेरे से प्यार कर रहा है। इसलिए कानून तो बने हुए हैं कि माता पिता की सेवा कर बच्चों का उसको फर्ज है, कानून तो बना हुआ है। वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं दिनेश कुमार जांगड़ा एडवोकेट हूँ, पिछले 24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। पीड़ित माता पिता भलाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूँ। हमारे साथ प्रधान सतीश कुमार बंसल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बिट्टू सडाना जी हैं। जो मुख्य उद्देश्य हमने इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच का जो गठन किया वो जनवरी 2023 में किया है, और मेन जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है वो यही रखा हुआ क्योंकि सिनेरियो जो बन रहा है, सिनेरियो ऐसा बन रहा है जैसे दो तरह मैं कह सकता हूँ। माँ बाप जो समर्थ हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, माँ बाप वो हैं जिनके पास साधन ही नहीं है, फिर भी उनके जो बच्चे हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। जो जहाँ पर माँ बाप के पास साधन नहीं है वहाँ पर सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 बना हुआ है। उसमें दो प्रोविज़न मेन है। वन, कि आप गुजारा भत्ता के लिए अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, माँ बाप जो है ना अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि प्रॉपर्टी जो है वो माँ बाप ने प्यार में आके या बच्चों ने फोर्सफुली अपने नाम करवा ली है तो वो भी वापस जो है ना उनके नाम पे लाई जा सकती है। ये दो मेन प्रोविज़न है उसमें। और तीसरा और है उसमें, यदि बच्चा मान लो रात को या रोड पे ही छोड़ के चला गया, ठीक है, उसमें FIR दर्ज करवाने तक का प्रोविज़न है। अब चूंकि ये सारे प्रोविज़न होते हुए भी हमने पीड़ित माता पिता भलाई मंच का गठन किया है, जैसे भाई साहब ने अभी कहा, तो किस मेन उद्देश्य से किया है? वो यही है कि बच्चे जो हैं, जो अब संस्कृति एक मेन डेवलप होती चली जा रही है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और उन बच्चों को समर्थ बनाने के लिए माँ बाप ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है, पूरी ज़िंदगी लगा दी है। जब इन्फेंट से लेके और आगे तक 18 साल तक मेजर नहीं हुए थे तब भी वो उनके साथ लगे हुए थे। जो 18 साल तक जब सरकार ने कह दिया कि अप टू आफ्टर द एज ऑफ 18 जो है बच्चा मेजर मान लिया जाएगा। मेजर जब मान लिया जाता है वो बच्चा या तो फर्स्ट ईयर में होता है या सेकंड ईयर में होता है। उसके बाद भी उसकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहती है। वो बच्चा अपने आप को समर्थ बना पाता है 25, 26 या 27 साल में, तब वो कमाने लायक हो जाता है। जब वो कमाने लायक हो जाता है तो जो मैं एक जनरल कंसेप्शन में कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो जब वो कमाने लायक हो जाता है तो जो माँ बाप की उम्र है वो 55, 60 और 65 के करीबन चली जाती है। उस वक्त माँ बाप को ज़रूरत होती है, और जब 18 साल में जब वो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में था तब भी माँ बाप ने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरली, एथिकली सारे सपोर्ट उस बच्चे को दिए, तब जाके वो समर्थ बन पाया। हर एक तरह का काम किया उन्होंने। यदि उसका एग्ज़ाम था तो भी जो है ना सुबह उठ के एग्ज़ाम के लिए उठाया उसको। यदि उसको पैसे की ज़रूरत थी तो पैसे के लिए उसको दिया।
यदि उसको फॉरेन में पढ़ने जाना था तो भी उसको जो है ना सपोर्ट की। इन एवरी फेज ऑफ लाइफ द पेरेंट्स हैव सपोर्टेड द चिल्ड्रन, परंतु रेसिप्रोकल जब उन्हें सपोर्ट करना होता है अपने पेरेंट्स को, जब वो 65 या 70 साल के हो गए हैं, उनको डिजीज़ घेर लेती हैं, किसी का जोड़ दुख रहा है, किसी को शुगर हो गई है, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तब वो उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। तब वो अपना एक संसार अलग बसा चुके होते हैं। हमारी सरकार से मेन दरख्वास्त ये है कि किसी तरीके से बच्चों को बाध्य करें कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। उसमें जैसे मैं इफ़ आई कोट द एग्जांपल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें सर एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है, यदि वाइफ जो है हस्बैंड को छोड़ के चली जाती हैं या हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चली जाती हैं, देयर इज ए सेक्शन 9 ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसमें वाइफ जो है पिटीशन फाइल कर सकती हैं और कोर्ट डायरेक्ट करता है हस्बैंड को कि भाई उनके साथ आके आप रहें। तो इसी प्रकार लड़का भी कर सकता है सेक्शन 9 के। यस यस हाँ यस बोथ। सर सबसे बड़ी चीज जो है, आप वकील भी हैं, सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोला जाता है तो वकील के द्वारा बोला जाता है। और वकील जो है जब कोई मामला होता है, लेडीज़ का कोई मामला होता है, तो वो लेडीज़ का पक्ष लेकर के जैसे कोई दहेज का आरोप लगा देती है, तो दहेज के आरोप में वो जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इसी चीज़ को लेकर के झूठ की लड़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा वकील ही लड़ता है। तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं, क्योंकि हावी हो जाते हैं, तो फिर वो माता पिता जो है वो घर से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप न्याय की बात कर सकते हैं और सरकार से किस तरीके का न्याय मांग सकते हैं आप? सर जो आपने बात कही है वो अदालत की बात की है कि अदालत में क्या चल रहा है, मैं उसका भी आपको आंसर देता हूँ, परंतु थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इफ़ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो जो सिचुएशन है वो सिनेरियो हम जो सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि या तो सीनियर सिटीज़न एक्ट में इटसेल्फ अमेंडमेंट हो जाए या एक नया कानून बने ताकि माँ बाप को छोड़ ना सके बच्चे। एक मैंने एग्जांपल अभी दिया, दूसरा इसी तरीके से मैं ये चाह रहा था, जो भाई साहब ने बात की है, मैं इसी तरीके से कह रहा था कि यदि माँ बाप और बच्चों के बीच में भी ऐसा कानून बने कि माँ बाप को यदि बच्चे छोड़ के जा सकें तो माँ बाप एक पिटीशन फाइल कर सकें कि भी ये बच्चे छोड़ के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट देम कि वो हमारे पास आके रहें। फर्स्ट। सेकंड जो है, जो एग्जांपल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं एंड आई कैन सीक द सजेशंस फ्रॉम द मीडिया पर्सन्स आल्सो कि वो बच्चों को किस तरह से बाध्य कर सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशंस ये भी हो सकते हैं कि जिन बच्चों को डिग्रीज दी गई हैं, अपने माँ बाप ने पूरा समर्थ लगाया उनको डिग्री लेने के लिए और उन डिग्री के बेस पे वो आज की डेट में खा कमा रहे हैं, तो जो बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट डिग्री है वो सस्पेंड किए जाएं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एक डेटरेंट प्रोविज़न बनाया जाए ताकि उनके समझ में आए कि नहीं भाई माँ बाप का भी ख्याल रखना है, अदरवाइज़ ये जो हमारे को बेनिफिट मिले हुए हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे। एक ये भी एक जो है ना तरीका हो सकता है बच्चों को समझाने का। हम जो हैं बच्चों को कई बार बेदखल कर देते हैं, वो माँ बाप बेदखल इसलिए नहीं करते हैं कि वो दिल से चाहते हैं कि बेदखल कर दें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि देखो भाई यूँ है कि कोई ना कोई स्टेप हमें लेना पड़ेगा यदि आप जो है ना घर का या हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे। तो इस तरह से कई सजेशंस हो सकते हैं। तीसरा सजेशन ये भी निकल सकता है सरकार से जो हम मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग सेल बने। जैसे यदि आज लड़की अपनी कंप्लेंट फाइल करती हैं तो वुमेन सेल बने हुए हैं। वुमेन सेल में जो है दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। इवन यदि कोर्ट में उनको भेज दिया जाए तो जज भी जो है ना समझाने का पहले प्रयास करते हैं कि इनके बीच में किसी तरीके से समझौता हो सके और ये दोनों इकट्ठे रह सकें। इस तरह से काउंसलिंग सेल जो हैं वो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी बनने चाहिए ताकि
यदि कोई इंडिफरेंसेस आ गए हैं तो उन इंडिफरेंसेस को सोल्व किया जा सके और माँ बाप जो है बच्चों के साथ रहें या बच्चे जो है माँ बाप के साथ आके रह सकें। इसके डेप्थ में भी जाने की कोशिश करी भाई साहब कि ये संस्कृति क्यों पनप रही है। वो इसलिए पनप रही है भाई साहब कि बच्चे जो हैं आजकल वो अपने स्पाउस को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ढूंढते हैं और एक और चीज़ निकल के आ रही है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। जब बच्चे जो हैं अपनी मर्जी से मैरिज करते हैं तब समाज का दबाव कम हो जाता है। लीगली दे आर फ्री कि दे कैन मैरिज विद एनी वन ऑफ द पर्सन जो कि उसके चॉइस का है, वो मैरिज कर सकते हैं। परंतु जो हमारा ताना बाना समाज का बना हुआ है वो टूटता है, उसमें वो वहाँ पर जो है ना खलल पड़ती है जब जो दोनों के दोनों बच्चे हैं वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। तब माँ बाप जो है ना समाज के पास भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि समाज उनको कहता है भाई जब शादी की थी तो क्या हमें बुलाया था या हमारी इच्छा करी थी। जबकि अरेंज मैरिजेस में ये जो चीज़ें हैं ये कुछ हद तक कम हो जाती हैं। अरेंज मैरिज में जो हमारा संस्कृति चली आ रही थी, जो कि हमारी अरेंज मैरिजेस होती चली आ रही हैं, उसमें ये जो चीज़ें हैं ये कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें समाज का दबाव होता है। यदि बच्चा कहीं छोड़ के जाता है तो पड़ोसी आता है, मामा आता है, चाचा आता है उसको समझाने के लिए। वो चीज़ें जो है इसमें ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी सरकार से थ्रू मीडिया पर्सन्स ये मांग है कि जो सीनियर सिटीज़न एक्ट में नो डाउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, उनमें उसमें एक प्रोविज़न जो है ये भी बनाया कि ओल्ड एज होम्स जो हैं वो खोले जाने चाहिए। वो भी सरकार ने ये देखते हुए खोले थे कि बच्चे जो है ना रोड पे ही छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को, तो वो जाएंगे कहाँ पर। परंतु पीड़ित माता पिता भलाई मंच का ये मानना है कि जो ओल्ड एज होम है, जो वृद्ध आश्रम है, वो अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट जो उस चीज़ का अल्टरनेट नहीं है कि माँ बाप को बच्चे जो है ना वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दें। वो शिफ्ट करना ही जब बना जब सरकार ने ओल्ड एज होम चालू कर दिए खोलने, तो बच्चों के पास एक जगह हो गई कि भैया चलो अपने माँ बाप को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। परंतु जो एक वर्ड है प्रिवेसी, आप ये मान के चलें कि माँ बाप की भी प्रिवेसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों की है। आप वहाँ पर वृद्ध आश्रम में, जैसे हम जो है वृद्ध आश्रम को रेगुलरली जो है विज़िट भी करते हैं, देखते भी हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जैसे अस्पताल में आप एक बेड ले लेते हैं, ऐसा ही एक बेड जो है ना एक वृद्ध को मिल जाता है। वहाँ उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, उनकी अपनी लाइफ नहीं है, उनको वैसे जीना पड़ता है जैसे मैनेजमेंट उनको चलाती है, जहाँ पर वो मैनेजमेंट वृद्ध आश्रम की बनी हुई है। तो माँ बाप जो है, जब हम विज़िट करते हैं तो हमने कोई वहाँ पर माँ बाप खुश नहीं देखा कि वृद्ध आश्रम में आके नाउ आई एम रिलैक्स्ड कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। वो माँ बाप आज भी अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहता है, अपने माता जो पोता पोती हैं उनके साथ ही जो है ना अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो वृद्ध आश्रम है वो वहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़रूर होती है, यदि उनको किसी दवाई की ज़रूरत है तो वो ला के देते हैं, नो डाउट नहीं ला के देते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है। परंतु जैसा ख्याल बच्चे उनका रख सकते हैं वैसा वृद्धाश्रम में नहीं रखा जा सकता। पर आजकल तो देखने को मिल रहा है सर, माँ बाप खुद अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, बच्चे विदेश में सेटल हो जाते हैं, पीछे माँ बाप अकेले घर में रह जाते हैं और पड़ोसियों के ऊपर निर्भर रह जाते हैं। बहुत इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब माँ बाप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए चाहे तो इस शहर से दूसरे शहर में भेजें, या जब जो है ना उनको विदेशों में भेजते हैं, देखिए जो माँ बाप की मंशा है वो हमेशा ये रहती है कि मेरा बच्चा आगे और तरक्की करे। उस
वजह से वो जो है ना अपने बच्चे को आगे भेजते हैं। परंतु बच्चों को भी तो ख्याल रखना चाहिए कि भी वो अपने माँ बाप से जो है ना कनेक्शन ना तोड़ें। वो कनेक्शन तोड़ देते हैं, बिल्कुल वो अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट के भी वो वापस तक नहीं आते। वो ऐसे एग्जाम्पल हैं भाई साहब के उनके मरने पे भी वापस नहीं आए। अच्छा सर, जो आप जो काफी समय से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ फैशन बन गया है वृद्ध आश्रम खोलने का लोगों के अंदर जो है, जी भाई साहब। जो है उसके अंदर लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, एक जी बिजनेस भी बना लिया है। जी भाई तो साहब। जो लोगों को एक चीज मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है, और बहुत ज्यादा इस समय पैसा आ रहा है। लोग जो है इस नाम पर काफी जो बिजनेस चला दिया, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप भाई साहब। हमारी जो है ना मांग ही ये है कि वृद्ध आश्रम ना खोले जाए। हमारी मांग ये है कि बच्चों को कोई लॉ ऐसा बनाया जाए कि बच्चे बाध्य रहें कि अपने माँ बाप के साथ ही जीवन व्यतीत करें। और जो वृद्ध आश्रम है दैट इज नॉट द अल्टरनेटिव ऑफ दिस प्रॉब्लम। सर आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक अधिवक्ता हैं। जी भाई साहब। अगर माता पिता न्यायालय की शरण लेते हैं तो अधिवक्ता ही बच्चों की सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनकी कानूनन लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं। अधिवक्ता आपस में तालमेल क्यों नहीं बनाते कि इसे अवॉइड किया जाए, इस पर बैन लगाया जाए? भाई साहब आपकी बात ठीक है। भाई साहब की भी उन्होंने भी उस वक्त यही बात जो है ना उठाई थी। देखिए भाई साहब यूँ है, जब न्यायालय में आते हैं ना तो आप प्रोफेशनल हैं। एडवोकेट प्रोफेशनल होता है, वो इमोशनल नहीं होता उस वक्त। जब मैंने पिटीशन सीनियर सिटीजन की तरफ से फाइल करी है तो ये कॉन्सिक्वेंट है, उसका परिणाम है कि सम्मन जो है ना उधर भी जाएंगे, उनको बुलाया भी जाएगा। उनको जो है रिप्रेजेंट करने का उनको भी तो राइट है कि भी कोई अधिवक्ता मेरे को मिले और रिप्रेजेंट करे। तो उनको जो है अधिवक्ता मिलता है, उस तरफ से भी जो है ना बात की ही जाती है। मैं अपनी बात कहूँगा, वो अपनी बात कहेंगे। न्यायालय में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप जो है ना मिल के बात करें। मिल के बात सोशल सर मेरा सवाल यह नहीं है, मिल के बात करने का सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अधिवक्ता यूनियन यह निर्णय क्यों नहीं लेती कि ऐसे केसेस में बच्चों का सपोर्ट अधिवक्ता नहीं करेगा, उन्हें साफ जवाब देगा? देखिए भाई साहब, मैं इसीलिए कह रहा था, सिटीजन तो बच्चा भी है इस भारतवर्ष में, उसके भी अधिकार उतने ही हैं। उसमें से एक अधिकार है कि लीगल एड जो है दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन इन दिस इंडिया। ऐसा नहीं है कि बच्चा यदि सम्मन चला गया है, हो सकता है वो, मैं बड़ी बात करता हूँ, हो सकता है कि बच्चा ठीक हो, माँ बाप गलत है उस केस में, ठीक है, तो उसको अपना जो पक्ष रखने का अधिकार तो है। यदि पक्ष रखेगा तो उसको जो है एडवोकेट को हायर करने का भी अधिकार है। तो ऐसी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना कि बार एसोसिएशन, जो आपने कहा कि लीगल यूनियन जो है, लीगल फर्टर्निटी की यूनियन जो बार एसोसिएशंस होती हैं, वो ऐसा निर्णय लेने में नहीं सक्षम है, क्योंकि उनका जो काम है सर, उनका काम ही ये है कि वो किसी भी सिटीज़न को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं न्यायालय में। हम मैं जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो हम किसी एडवोकेट को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप इस जो है ना सिटीज़न का केस ना लें या उस सिटीज़न का केस ना लें। वो तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब हमारे लिए, परंतु हम सोशली, जैसे अब पीड़ित माता पिता भलाई मंच हमने बनाया है, इसके लिए हम अग्रसर ज़रूर हैं। हमने जो है ना लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है, हमने गृह मंत्रालय को लिखा है, कि हमने पीएमओ ऑफिस में भी अपनी जो है ना बात पहुंचाने का प्रयास किया है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने लिखा है कि किस इस तरह का जो है ना कानून पारित किया जाए कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को एक तो मैंने आपको अभी बताया कि काउंसलिंग के थ्रू सुधार आ सकता है, ठीक है ना, कि एक कॉमन जो है ना प्लेटफॉर्म हो, ताकि जो है ना बच्चे और माँ बाप के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं
उसको सॉल्यूट किया जाए, सॉल्यूशन उसका ढूंढा जाए कि। और दूसरा ये है कि हमें अपने आप में भी कमियां देखनी है कि माँ बाप जो हैं कई बार एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, परंतु उसका भी एक मैं जो है ना आपसे वो करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जब माँ बाप 65 या 70 साल के हो जाते हैं तो उनकी विचारधारा एक बन चुकी होती है जीवन के प्रति, उनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपके माध्यम से जो है यंग चिल्ड्रंस को ही जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एडजस्टमेंट का एरिया अपना बढ़ाएं, माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोचें। वो आपको यहाँ तक लेके आए हैं जीवन में, तो आपको भी उनको जो है ना वृद्ध अवस्था में साथ देना। सर जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट जो भारत सरकार ने बनाया, जी जी, उसमें काफ़ी चीज़ें डाली, उसमें क्या कमी रह गई कि जिससे कि उसको पारंगत नहीं है, वो तर्कसंगत नहीं है बुजुर्गों की समस्याओं को उठाने में? बहुत बढ़िया बात की सर। मैंने शायद थोड़ा सा आप डिले हुए या लेट हुए, उससे पहले मैंने सीनियर सिटीजन एक्ट पे ही बात की थी। एक तो प्रोविज़न जो है ओल्ड एज होम के लिए डाल दिया, नो डाउट दैट इज़ मेंट फॉर ओनली द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स। परंतु ओल्ड एज होम बनाना जो है वो बना तो दिया जनाब, उसमें प्रोविज़न भी डाल दिया, परंतु अब लोगों ने, जैसे मैं अभी सुन रहा था, लोगों ने उसको प्रोफेशन अपना लिया है सर, जो ओल्ड एज होम बनाने चालू कर दिए हैं। आप ओल्ड एज होम बना के जो है ना सीनियर सिटीजन्स को रख भी रहे हो, कमाना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से पैसा लेते हैं कि भैया हमने आपके पेरेंट को यहाँ पर रखा हुआ है, आप जो है ना यहाँ पर रहे। सर वो आप पहले